हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफेक्ट कैसे होता है। तो डिफेक्ट होता क्या है, जैसे डिफेक्ट की बात करें तो कोई चीज़ अगर अपने प्रॉपर स्पेसिफाइड ऑक्युपाइड स्पेस पे रहेगा, उसका जो स्पेस दिया गया है वहाँ पे रहेगा, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा। जैसे अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, उसमें एटम का अरेंजमेंट कैसे होता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे होता है, पैटर्न फॉलो करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करेगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड अपने स्पेसिफाइड पोजीशन पे अगर है तो कोई डिफेक्ट नहीं। अगर ये अपने स्पेसिफाइड पोजीशन से कहीं अलग चल जाता है, किसी वॉइड में चल जाता है, या क्रिस्टल के बाहर चले जाता है, या कुछ बाहर से आके इस पर फिलअप हो जाता है, तो वो आपका डिफेक्ट आ जाता है। तो ये होता है डिफेक्ट। तो अब डिफेक्ट होते कितने प्रकार के, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है आपका लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट क्या होता है। पॉइंट डिफेक्ट होता है कि अगर आपका डिफेक्ट किसी पॉइंट के अबाउट है, जैसे ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है यूनिफॉर्म पैटर्न, मान लीजिए एक लैटिस पॉइंट है, इस लैटिस पॉइंट के वजह से ये लैटिस पॉइंट गायब हो जाए, या ये गायब हो गया, या ये कहीं और पे आ जाए, तो मतलब ये जो किसी पॉइंट के अबाउट डिफेक्ट आएगा इसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और किसी लाइन के अबाउट, जैसे लाइन डिफेक्ट क्या होता है, अगर पूरे के पूरे रो या पूरे रो में डिफेक्ट आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लाइन डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे डिफेक्ट लिख लेते हैं। डिफेक्ट कितने टाइप का, टू टाइप का। एक आ जाए आपका पॉइंट डिफेक्ट, एक क्या होता है, लाइन डिफेक्ट। अब हमको आगे जो पढ़ना है वो लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ना है, इंपोर्टेंट नहीं है, हमको पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट में क्या क्या आता है, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट आता है आपका थ्री टाइप्स का। पॉइंट डिफेक्ट आ जाएगा आपका तीन टाइप का। एक आता है आपका स्टाइकोमेट्री, स्टाइकोमेट्रिक, एक आ जाएगा आपका नॉन स्टाइकोमेट्रिक, शॉर्ट फॉर्म में। तीसरा आ जाएगा आपका इम्प्योरिटी। ठीक है, अब स्टाइकोमेट्री, नॉन स्टाइकोमेट्री और इम्प्योरिटी क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपका क्रिस्टल कंपाउंड है, क्रिस्टल सॉलिड है, ठीक है, अगर वो फार्मूला एक मेंटेन करके चल रहा है, ए बी, क्या मेंटेन करके चल रहा है, ए बी, उसका फार्मूला है ए बी टाइप का। तो अगर उसमें डिफेक्ट आने के बाद भी अगर अपना फार्मूला को मेंटेन रखे, ए बी ही रखे, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टाइकोमेट्री। अपना वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मेंटेन करके चलता है। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब वो अपना फार्मूला चेंज नहीं करता है। नॉन स्टाइकोमेट्री में होता है कि कोई फार्मूला ए बी है, स्टार्टिंग में ए बी है, और उस फार्मूला वो बाद में डिफेक्ट आने के बाद वो फार्मूला ए बी नहीं रहता है, वो चेंज हो जाएगा, अपना स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मेंटेन नहीं रखता है वो। ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है कि कोई बाहर वाला सब्सटेंस आके ऐड हो जाता है, उसमें कोई बाहर से कुछ एडिशन आता है, इम्प्योरिटीज ऐड कर हो जाता है, तब हमारा आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट के बारे में बात करें तो फिर से इसके अंदर देखते क्या क्या आता है। इसके अंदर पहला जो आपका आता है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लोग इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टाइकोमेट्रिक में कौन कौन आता है। पहला आपका आएगा वैकेंसी डिफेक्ट। पहला आता है क्या, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट देखते हैं, ये इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसके चार टाइप अंदर चार आएगा, अभी देख लेते, पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या आता है, आपका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक यूनिफॉर्म रहेगा, ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, इसमें से कोई एक पार्टिकल्स यहाँ से गायब होकर सॉलिड के बाहर चले जाता है। एक नहीं, मतलब एक से अधिक भी हो सकता है। यहाँ से एक क्या होगा, यहाँ से इस क्रिस्टल से निकल के बाहर चले जाएगा। तो इसमें जो वैकेंसी क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया,
वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट में देखिए, अगर यहाँ पे डेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें, डेंसिटी की, तो पहले जो डेंसिटी था पूरे मास बाय वॉल्यूम, अब बाद में क्या हुआ, जो ये था एक पार्टिकल्स निकल गया, उसका मास कम गया होगा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, ऊपर में मास था, मास आपका कम हो गया, इसका मतलब आपका डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, दूसरा आपका आएगा इंडस्ट्रियल डिफेक्ट। इंडस्ट्रियल आ जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल में क्या होता है आपका, जो इसी में बनाए थे, ठीक है, ये पहले स्टार्टिंग में ऐसे रहेगा। इंडस्ट्रियल डिफेक्ट को हम लोग इसी में देख लेते हैं, फिर से बनाना पड़ेगा इससे अच्छा। इंडस्ट्रियल डिफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रहता है, इसमें क्या होगा, बाहर से कोई एक नया पार्टिकल्स आके इसके इंडस्ट्रियल साइट पे, इंडस्ट्रियल साइट मतलब जो जहाँ पे बीच में जो स्पेस रहता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल साइट, यहाँ पे आके आपका एटम बाहर से आकर ऐड हो जाएगा, बाहर से आके कोई पार्टिकल्स आके यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे इसके डेंसिटी के बारे में बात करें, तो पहले जो मास था, अब बाद में जो दो पार्टिकल्स और आ गया, मास में इंक्रीज हो गया, जब मास बढ़ गया तो इसका डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी बात करें, तीसरा ले, तीसरा आता है आपका फ्रैंकल। तीसरा कौन आता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए, आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ा वैकेंसी और इंडस्ट्रियल, ये जो आपने पढ़ा, ये आता है नॉन आयोनिक सॉलिड के लिए, नॉन आयोनिक सॉलिड के लिए। अब जो हम बाकी के दो बताएंगे, एक होता है फ्रैंकल, एक होता है शॉर्टकी, वो आएगा आपका आयोनिक सॉलिड के लिए। फोर्थ क्या आएगा आपका, शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, लिख देते हैं। अभी पहले फ्रैंकल के बारे में बात करें। फ्रैंकल डिफेक्ट का मैं पहले बना देता हूं। फ्रैंकल डिफेक्ट का मैंने ये बना दिया। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, यहां से एक जो पार्टिकल्स है ये यहाँ से गायब होके ये किसी और पोजीशन में चला जाता है, लेकिन वो क्रिस्टल के सॉलिड के अंदर ही रहता है। मतलब वो जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर ही रहेगा, बस ये अपने पॉइंट से हटके कहीं और चले जाता है, कहीं और चले जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। डीलोकलाइज्ड हो गया, मतलब एटम यहाँ पे जो था ये डीलोकलाइज्ड हो गया। यहाँ पे अगर हम डेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो ये क्या हुआ, बस अपने पोजीशन को यहाँ से छोड़ के कहीं और चला गया, लेकिन है तो वही ना, ये अपने पोजीशन को यहाँ से छोड़ के यहाँ चला गया, ये बाहर नहीं गया। लोग ये बाहर से कोई मास आया, वॉल्यूम तो उतना ही है, तो डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट आपका कांस्टेंट आ गया। अच्छा, जो फ्रैंकल डिफेक्ट जनरली शो होता है ना, ये किसमें ये आयोनिक, ये दोनों होता है आपका आयोनिक सॉलिड में। आयोनिक के केस में आता है ये दोनों, नॉन आयोनिक केस में आता है ये दोनों। अच्छा देखिए, जहां भी आयोनिक का केस आएगा ना, जहां भी आयोनिक का डिफेक्ट आएगा, उसमें आपका न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि अगर जितना आपका कोई भी क्रिस्टल में अगर पहले वो न्यूट्रल है, मतलब जितना केटायन है उतना एनायन है, नंबर ऑफ चार्ज अगर इक्वल है, तो बाद में डिफेक्ट आने के बाद भी वो इक्वल रहेगा। वो आपको हम शॉर्टकी में दिखेगा। इसमें क्या हुआ कि एक केटायन, मतलब ये प्लस माइनस वाला होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये जो केटायन होता है ना, केटायन मतलब किसी वो इंडस्ट्रियल साइड पे चला जाता है। अच्छा, ये फ्रैंकल डिफेक्ट होता किस में, जिसमें आपका आयोनिक का मतलब केटायन और एनायन का साइज का डिफरेंस आपका ज्यादा हो।
डिफरेंस ऑफ केटायन एंड एनायन, डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ केटायन एनायन इज लार्ज, उसमें होगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर इसमें आएगा कौन कौन, एग्जाम हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते कौन कौन आएगा, इसको इस वाले को रब कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन आता है, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट आ गया, ये इसमें बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन आता है। जैसे मैं अगर लार्ज साइड की बात करें तो एक आता है ZNS, AgCl, AgBr और आता है AgI। ठीक है, अब शॉर्ट की के बारे में बात करें, शॉर्ट की का भी हम बना ही देते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होगा, इसमें ये सेम वैकेंसी टाइप की होता है, इसमें वैकेंसी टाइप का होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ मेंटेन करना होता है। अगर कोई एक यहाँ से केटायन गायब हुआ, कोई यहाँ से एक केटायन गायब हुआ, तो इसके अगर अब देखिए केटायन गायब हुआ तो इसका मतलब जो पहले केटायन का जो जितना था नंबर वो अब कम जाएगा, मतलब नंबर ऑफ केटायन एनायन इक्वल था पहले 1 2 3 4 5 6 केटायन और 1 2 3 4 5 6 एनायन। अब एक केटायन चला गया, इसका मतलब केटायन कितना हो गया 5 और एनायन कितना है 6 है। तो क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? नहीं। तो हम इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक माइनस चार्ज भी यहाँ जाएगा, तो अब एनायन कितना बचेगा 5। तो कहने का मतलब शॉर्ट की में ये हुआ कि आपका अगर क्रिस्टल सॉलिड में आपका एक केटायन गायब होता है तो एक एनायन पार्ट भी वहां से जाएगा। एक की बात नहीं कर रहा हूं, अगर 5 केटायन गया तो 5 एनायन जाएगा, जितना नंबर ऑफ केटायन जाएगा उतना नंबर ऑफ एनायन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेंसिटी के बारे में बात करें, यहाँ डेंसिटी के बारे में बात करें तो केटायन और एनायन अपने पोजीशन से गया, इसका मतलब मास कम गया, मास कमा वॉल्यूम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें ये किस केस में होता, मतलब किस में होता है, इसमें क्या था आयनिक जो आयंस था केटायन और एनायन का साइज में डिफरेंस में ज़्यादा था। इसमें क्या होगा केटायन और एनायन का जो साइज होगा ना अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ केटायन मतलब सिमिलर टू, बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली सिमिलर बोल सकते हैं रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आएगा, इसको ऊपर से रब कर देते हैं हम। इसमें आएगा आपका NaCl, KCl और CaCl। एक आया था आपका AgBr, देखिए AgBr आपका इसमें भी है, AgBr इसमें भी है। तो क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है AgBr कौन से टाइप का डिफेक्ट शो करता है। यहाँ AgBr दोनों करेगा, फ्रैंकल और शॉर्ट की। AgBr आपका दोनों टाइप का डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल और शॉर्ट की। जनरली जो डिफेक्ट में क्वेश्चन आता है वो आपका आएगा डेंसिटी से, ज़्यादातर डेंसिटी से ही पूछता है। यहाँ पे AgBr दोनों में था, ये याद रखिए। तो याद रख लीजिए शॉर्ट की में मैंने 4 पढ़ा, वैकेंसी में क्या, अच्छा वैकेंसी ये नहीं है, वैकेंसी में कहता है एक आइटम गैप हो जाता है वहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज। इंडस्ट्रियल साइड में कहता है ये इसका इंडस्ट्रियल साइड का है, मतलब एक बाहर से आके इसमें एक आइटम आ जाता है तो इंडस्ट्रियल साइड पे आ जाता है, तो इसमें क्या होगा डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा ये दोनों जो मैंने पढ़ा किसके लिए था, नॉन आयोनिक सॉलिड के लिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा फ्रैंकल और शॉर्ट की, फ्रैंकल शॉर्ट के लिए किसके लिए, आयोनिक सॉलिड के लिए है। फ्रैंकल में पहले पढ़ा, फ्रैंकल में क्या होता है अपने पोजीशन को छोड़ के केटायन कहीं दूसरे पोजीशन में चला जाता है, लेकिन वो सॉलिड के अंदर ही रहता है। तो सॉलिड के अंदर ही रहता है तो अपना मास में चेंज हुआ ना वॉल्यूम में चेंज हुआ, तो डेंसिटी कांस्टेंट। और ये किसमें होगा, जिसमें आयन में केटायन और एनायन का रेडियस में डिफरेंस ज़्यादा हो। तो इसमें लिख दिया ZNS, AgCl, AgBr, AgI। ये शॉर्ट की जिसमें केटायन और एनायन का जो साइज है अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। तो इसका एग्जाम्पल है NaCl, KCl, CaCl, AgBr। इसमें नंबर ऑफ केटायन और नंबर ऑफ एनायन इक्वल नंबर में डिसअपियर होंगे। तो जब डिसअपियर होगा तो मास में डिक्रीज, मास डिक्रीज हुआ तो आपका डेंसिटी भी डिक्रीज। यहाँ पे आपका ये खत्म होता है। फिर आते हैं हम लोग नॉन स्टाइकोमेट्रिक में। स्टाइकोमेट्रिक के बारे में बात कर लिए, अब बात करते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक के बारे में। ठीक है,
नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट आता है इसके अंदर आपका टू टाइप का, एक आ जाए आपका मेटल एक्सेस, एक आ जाएगा आपका मेटल डिफिशियंसी। इफेक्ट है वो डिफेक्ट है, मैंने लिखा मेटल एक्सेस हो गया, मेटल DEFICIENC, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी, ठीक है। अब मेटल एक्सेस में भी दो टाइप का आता है, एक होता है आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनायनिक वैकेंसी, एनायन की वैकेंसी की वजह से, एनायन वैकेंसी। इसमें आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, एक आपका केटायन का प्रेजेंस हो जाता है इंडस्ट्रियल साइट, प्रेजेंस ऑफ केटायन एट इंडस्ट्रियल साइट पे, ठीक है। एनायनिक वैकेंसी देखते हैं इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये कुछ एक क्रिस्टल मैंने बनाया यूनिफॉर्म पैटर्न का। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने NaCl का सॉलिड लिया, NaCl कर दिया, ठीक है। तो एक प्लस माइनस अब कर देते हूँ, जहाँ पे Na है वो प्लस है, जहाँ पे माइनस है वो Cl है, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये रो गलती हो गया, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। इसमें एनायनिक वैकेंसी में क्या आता है, ये मैंने NaCl का क्रिस्टल लिया, अब मैं Na को वेपर फेस में इधर से पास कराता हूँ, क्या किस फेस में, Na को वेपर फेस में। Na को जब हम हीट करते हैं तो ये Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन खाली बचता है, क्योंकि मेटल है, मेटल क्या करता है, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ने चाहता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और Na प्लस रहता है। तो जैसे ही Na प्लस रहता है ना, तो यहाँ से एक Cl माइनस इस सॉलिड से निकल के Na प्लस के साथ कंबाइन होके NaCl देता है। मैंने क्या बोला, जैसे मान लिया यहाँ पे Cl होगा माइनस होगा, तो जहाँ पे ये Cl माइनस है ये यहाँ से निकलेगा और Na के साथ कंबाइन करेगा। तो Na के साथ जैसे ही कंबाइन किया तो क्या बना, NaCl। तो ये जैसे निकल गया, तो जैसे ही निकल गया इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वैकेंट स्पेस, खाली जगह हो गया, कुछ नहीं है यहाँ पे, माइनस चार्ज निकल गया। तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज नहीं है, अब इस पूरे में से एक माइनस चार्ज कम गया, तो देखिए तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया। अब प्लस चार्ज तो मतलब अपना ठीक है, लेकिन माइनस चार्ज एक कम गया, तो उसको मेंटेन करना है। तो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन निकला है ना, ये क्या काम करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस जो खाली जगह से, यहाँ जहाँ से क्लोरीन गया है एनायन, इस स्पेस पे आता है ये इलेक्ट्रॉन, समझे। ये क्या हुआ, मैंने NaCl का क्रिस्टल लिया, उसके ऊपर मैंने वेपर फेस ऑफ सोडियम से वेपर फेस सोडियम को पास कराया, तो क्या करता है, Na को जब वेपर फेस करते हैं तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर आती ऐसे रहता है, तो इसके अंदर से जो Cl माइनस रहता है एनायन पार्ट, वो निकल के Na के साथ कंबाइन होके NaCl दे देता है, और NaCl दिया तो यहाँ पे वैकेंट स्पेस, जो वैकेंट स्पेस बचा वो इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आके ले लेता है, ले लिया। तो इसमें देखिए अगर हम डेंसिटी की बात करें, यहां से एक क्लोरीन गया और इलेक्ट्रॉन आया, तो मास गया, तो इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीज, ठीक है। अब बात करते हैं, जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया, ये है ना, इस जो खाली जगह पे जहां पे इलेक्ट्रॉन आया इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर, एफ सेंटर। जो एफ सेंटर आया नहीं, आपका कलर दे देता है, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, क्लोरीन गया, इलेक्ट्रॉन आया, तो ये आपका कलर दे देता है कौन सा, येलो। ये क्रिस्टल आपका येलो कलर का दे देता है, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे देखिए डेंसिटी डिक्रीज हुआ, एब्सेंटर को बोल दी, एब्सेंटर आ गई है, इसको येलो कलर होगा। मैंने बोला मेटल एक्सेस, मतलब मेटल की जो यहाँ पे होगा वो ज़्यादा होना चाहिए। पहले क्या था, NaCl इक्वल अमाउंट में था, यहाँ से एक Cl चला गया, एक Cl गया, इसका मतलब ये एनायनिक पार्ट गया। अब यहाँ पे देखिए एक एनायन की जगह पे एक क्या इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पे अब सोडियम, जो सोडियम का प्रेजेंस होता ज़्यादा हो गया ना। अगर एनायन की वैकेंसी, यहाँ से एनायन गया और मेटल एक्सेस, इसका मतलब मेटल की जो प्रेजेंस अब ज़्यादा हो गया। कैसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन चला गया, उसके ऊपर क्या आया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो मेटल एक्सेस हो गया। अब इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें कुछ और भी आता है, जैसे आता है एक आता है आपका LiCl, फिर आता है KCl। अच्छा LiCl जब इस मतलब इसमें अगर मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ ऐसा LiCl में, तो ये जो कलर देगा ना, ये आपका कलर देगा पिंक। और KCl जब इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट करेंगे ना, तो इसमें इसका कलर आएगा वायलेट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एक स्टाइकोमेट्री में 2 टाइप का मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसमें पहला एनायनिक वैकेंसी, जो इसमें NaCl का मैंने क्रिस्टल बनाया, इसमें से एक एनायन वाला पार्ट निकलेगा और सोडियम के साथ कंबाइन करके NaCl दे देगा। ठीक है, ये निकला, Cl के साथ कंबाइन किया माइनस के साथ और NaCl दे दिया। ठीक है, NaCl दे दिया, तो यहाँ पे जो खाली स्पेस बचा ये आपका यहाँ पे आके फिलअप हो जाएगा, तो Cl इलेक्ट्रॉन आ गया। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया इसी को हम बोलते हैं एब्सेंटर। ठीक है, यहाँ पे अगर डेंसिटी की बात करें तो यहाँ से क्लोरीन गया तो मतलब डेंसिटी डिक्रीज, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गया इसकी वजह से कलर आता है येलो। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं NaCl जब आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एनायनिक वैकेंसी करता है तो आपका कलर कौन सा देता है, येलो। ठीक है, ये हो गया आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब बात करें प्रेजेंस ऑफ केटायन इन इंडस्ट्रियल साइट। एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, ZnO मान लीजिए यहाँ पे Zn है, यहाँ पर O2 है, +2 है, यहाँ -2 होगा, तो जहाँ पे प्लस लिखेंगे ना +2 समझिएगा जिंक है, 2 + 2 - 2 +, यहाँ पे क्या 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 + 2 + 2 + इसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल साइट है यहाँ पे कहीं पे आपका एक जिंक का केटायन पार्ट आके यहाँ पे फिक्स हो जाता है। क्या होता है, एक जिंक +2 आ जाता है बाहर से, दिख नहीं रहा है अच्छे से, यहाँ लिख देता हूँ, Zn+2 आ गया। तो यहाँ देखिए अगर Zn+2 आ गया तो पहले तो जिंक की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा सेम था, अब जिंक की जो नंबर आ गया वो ज़्यादा आ गया, तो मतलब मेटल एक्सेस, मतलब मेटल की ज़्यादा हो गया। जब मेटल ज़्यादा हुआ तो अब देखिए अब एक चीज़ डिसबैलेंस हो रहा है। पहले चार्ज न्यूट्रल था, एक जिंक आने से 2 चार्ज प्लस वाला ज़्यादा हो गया, तो जो चार्ज जो प्लस वाला ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पे आके इसको न्यूट्रलाइज करता है। कैसे, जिंक ऑक्साइड को जब आप हीट कीजिएगा रहेगा जिंक +2 + ½ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये जो आएगा आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, जिंक ऑक्साइड पहले होता है व्हाइट कलर का, जैसे ही आपको हीट कीजिएगा ना तो ये आपको दे देगा येलो कलर का। पहले कौन सा होता है, व्हाइट होता है, जैसे आप जिंक ऑक्साइड को हीट कीजिएगा तो जिंक आपको कौन सा कलर का आ जाएगा, येलो कलर का आ जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ केटायन एट इंडस्ट्रियल साइट में देख लिया आपको, एक इंडस्ट्रियल साइट पे जिंक प्लस केटायन एक आ जाता है, जब वो आता है तो उसका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी डिसबैलेंस होता है, उसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आता है, उसको बैलेंस करता है। तो अब क्या 2 प्लस था 2 माइनस आ गया। ठीक है, अब डेंसिटी की बात करें, यहां पे एक बाहर से ऐड आ गया, बाहर से जिंक आ गया, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटल डिफिशिएंसी, मेटल एक्सेस के बारे में। अब मेटल डिफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं। मेटल डिफिशिएंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेटल की कमी होगा। अच्छा, मेटल डिफिशिएंसी किसमें शो करेगा, जिसमें आपका जिसका वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो, जैसे आयरन आपका +2 में भी होता है और +3 में भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक FeO का ले लेते हैं,
Fe प्लस 2 O2 माइनस, ये 2 प्लस में है और 2 माइनस में है। 2 प्लस वाला ये हो गया आयरन और 2 माइनस वाला ऑक्सीजन। 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, ठीक है, ये आ गया। इसमें क्या होता है, FeO का मैंने ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया, तो यहाँ पे जो FeO है आयरन प्लस 2 में है, ऑक्सीजन माइनस 2 में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो Fe प्लस 2 में है, Fe2 प्लस वाला जहाँ पे है ना, यहाँ से एक Fe2 प्लस गायब होके Fe3 प्लस इसमें आ जाता है। ये जो मेटल डिफिशियंसी मैंने बताया, यहाँ पे Fe प्लस 2 हट गए, एक Fe प्लस 3 वाला आ जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, Fe प्लस 3, तो Fe प्लस 3 आया तो एक Fe को हटा गया। अभी तो मेटल नंबर ऑफ ये आयरन का सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, ठीक है। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें, प्लस 2 हट के प्लस 3 आया, मतलब एक प्लस चार्ज बढ़ गया, एक ज़्यादा हो गया। अब इसको मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ जाइए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो है नहीं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन नहीं आता है यहाँ पे। देखिए आप Fe प्लस 2 है, 2 प्लस वाला है, और Fe 3 प्लस वाला है, तो आपको इसी में बैलेंस करना है। अगर यहाँ से एक Fe हटाइएगा तो प्लस 2 आ गया, यहाँ से एक हटाई लाइएगा तो प्लस 3 आएगा ये, फिर दूसरा हटाइएगा प्लस 2, 3 हटाइए यहाँ से और यहाँ पे 2 लाइए। अगर 3 गया यहाँ से तो प्लस 6 गया, और यहाँ पे 2 आएगा तो प्लस 6 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर 3 Fe प्लस गया, 3 Fe प्लस जाएगा तो 2 Fe प्लस आ जाएगा। मैंने 3 क्यों हटाया, 2 1 क्यों नहीं हटाया, क्योंकि एक हटाने पे इसका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं कर रहा है, तो एक ज़्यादा आ गया। अगर 2 हटाइएगा इसमें तो प्लस 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 6 आएगा, फ्री बैलेंस नहीं हुआ। एक और हटेगा, 6 आ गया, 6 आ गया तो 3 का 2 हटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो मैंने क्या काम किया, Fe प्लस 2 बना के 3 हटाया और इसके जगह पे 2 Fe आ गया। 2 Fe प्लस 2 वाला 3 हटा, इसके पे 2 Fe प्लस 3 आ गया। अब देखिए चार्ज मेंटेन है, यहाँ पे प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6 गया और प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 आ गया। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ये ठीक है। तो यहाँ पे जो ये गया, यहाँ पे वैकेंट स्पेस बच गया। यहाँ पे जो आयरन का जैसे फार्मूला आता है बाद में, जो बाद में आप आयरन की जो देखे नंबर कम गया, तो आयरन का जो बाद में जो निकल के आता है ना, ये FeO, मतलब अगर ये 1 के रिस्पेक्ट में बात करें तो 1 से ये कम आएगा, तो इसका जो रेंज आता है 0.93 टू 0.96, मतलब Fe का जो रेंज आएगा 0.93 टू 0.96। अगर आप एक ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तब, क्योंकि मेटल डिफिशिएंट है, मेटल की कमी होगा, मेटल कम तो गया दिख ही रहा है, क्योंकि 3 गया, इसके पे 2 आया, 2 गया, किसको मेंटेन करना है चार्ज, जब चार्ज मेंटेन करना है तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब 2 आया तो इसका मतलब मेटल की कमी हो गया। तो यहाँ पे जो अगर एक ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करें, जो आयरन आएगा ना 0.93 टू 0.96 आएगा। इस पर क्वेश्चन भी आता है, बहुत सुंदर सा आता है, हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक आयरन लिया आपने, 0.95 ले लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एक के रिस्पेक्ट में। अच्छा, एक ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 0.95 आयरन है। अगर हम 0.95 में कैलकुलेशन थोड़ा अजीब हो जाता है, तो हम 100 के रिस्पेक्ट में ले ले। अगर 100 ऑक्सीजन ले तो कितने, 95 आयरन आ जाएगा। अच्छा देखिए, ऑक्सीजन में चार्ज कितना होता है, 2, तो ऑक्सीजन का टोटल चार्ज कितना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। ये 200 कौन सा चार्ज है, माइनस वाला। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब आयरन का भी कितना होना चाहिए, 200। तो जब यहाँ पे आयरन अभी प्लस 2 में है, इसका मतलब जो आयरन है एक प्लस 2 वाला भी होगा, एक प्लस 3 वाला भी होगा। प्लस 3 वाला यहाँ पे 2 है ना, तो मान लीजिए जो मैंने Fe 0.95O दिया है, इसमें Fe प्लस 3 का कुछ x नंबर ऑफ एटम है, हमको नहीं पता कितना है, मैंने x मान लिया। तो यहाँ तो इसका कितना हो जाएगा, Fe प्लस 2 वाला 95 माइनस x,
हमको क्या करना है, चार्ज इक्वल करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 95 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल टू 200 के बराबर होना चाहिए। कितना है, 95 इंटू 2 190 माइनस 2x प्लस 3x इक्वल टू 200। तो यहाँ से अगर हमने निकाला x की वैल्यू, x कितना आ जाएगा, माइनस 10 माइनस एक्स, तो x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, x 10 आ गया तो आपका Fe प्लस 3 वाला जो होगा वो 10 होगा। Fe प्लस 2 वाला कितना हो जाएगा आपका, 95 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 85। तो Fe यहाँ लिखते हैं, Fe प्लस 3 प्लस वाला जो आया कितना होगा, उसका नंबर 10 होगा, और Fe 2 प्लस वाला कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। क्वेश्चन इससे और पूछ देगा कितना परसेंटेज Fe प्लस 3 वाला है, कितना परसेंटेज, मतलब जो पूरा क्रिस्टल बना है Fe प्लस 3 का, ये तो नंबर निकालिए, परसेंटेज पूछ देगा तो क्या आ जाएगा, 10 Fe प्लस 3 का परसेंटेज निकाले, तो Fe प्लस 3 वाला कितना है, 10। ठीक है, टोटल कितना है, 95 इंटू 100। प्लस 2 वाला पूछ लेगा, प्लस 2 वाला कितना है, 85 अपॉन टोटल कितना है, 95 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका कौन सा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब लास्ट बच गया आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी बच गया, इम्प्योरिटी की देख लेते हैं। इम्प्योरिटी का मतलब बाहर से कोई चीज आके ऐड होगा उस क्रिस्टल सॉलिड में। जैसे मैं एक लेता हूं NaCl, अगर मैंने यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस लूंगा तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस होगा प्लस होगा। ये मैंने कुछ बना, ये बन गया आपका क्या, यहाँ पूरा गड़बड़ हो गया, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे NaCl Na वाला है, ये Cl वाला है। ठीक है, ये मैंने आपका इम्प्योरिटी बना दिया। इसमें क्या होता है, NaCl में बाहर से एक आपका आता है इम्प्योरिटीज SrCl2, Sr प्लस 2 में होता है और Cl माइनस 1 में। तो यहाँ पे क्या होता है, Sr वही बीच में आके Na को रिप्लेस करेगा। जब यहाँ से एक जैसे Sr आएगा, यहाँ क्या है, Na गया, यहाँ से Na निकला तो क्या आएगा, Sr प्लस 2। अगर प्लस 2 आया, यहाँ पे क्या है, प्लस 2, और कितना निकला, एक Na प्लस। नंबर तो एक है लेकिन चार्ज के बारे में देखिए तो चार्ज यहाँ से एक चार्ज गया है और 2 प्लस चार्ज आया है, तो मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए यहाँ से एक और माइनस प्लस वाला जाना चाहिए। तो यहाँ से 2 प्लस वाला गया, 2 प्लस वाला गया और एक Sr प्लस आया। ठीक है, एक और इसी इम्प्योरिटी डिफेक्ट के लिए ये एग्जाम्पल हो जाएगा, NaCl और SrCl2, मतलब NaCl का क्रिस्टल होता है, SrCl2 इम्प्योरिटीज होता है। फिर एक और आया था, इसका दूसरा एग्जांपल है AgCl और CdCl2। AgCl का क्रिस्टल बनाएगा, CdCl2 आपका इम्प्योरिटीज ऐड होगा, उसमें आ जाएगा। तो CdCl2, Cd क्या है, प्लस 2 में है, यहाँ से 2 Ag प्लस जाएगा तो एक Cd प्लस 2 आएगा, तो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। यहाँ पे आपका डिफेक्ट खत्म होता है। 3 टाइप का पढ़ लिया, स्टाइकोमेट्री। अच्छा, ये पढ़ा किसी मैंने लाइन में कि पॉइंट में, मैंने पढ़ा है पॉइंट में 3, स्टाइकोमेट्री, नॉन स्टाइकोमेट्री और इम्प्योरिटी। स्टाइकोमेट्री मैंने फिर 4 देख लिया, और नॉन स्टाइकोमेट्री में भी 2 टाइप का देख लिया। उसके अंदर फिर आता है कौन, मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशियंस। मेटल एक्सेस में भी 2 टाइप का था। फिर इम्प्योरिटी देख लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका खत्म होता है डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम लोग पढ़ते हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में क्या होता है देखते हैं। अगर कोई भी सॉलिड होता है, सॉलिड लेते हैं, सॉलिड में आपका 2 होता है, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और दूसरा क्या होता है, कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई सा भी एक एलिमेंट का नाम लेते हैं, जैसे मैं सिलिकॉन ले लेते हैं। सिलिकॉन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p
6 नहीं होगा, 14 लाना है ना, 2 + 2 4, 10 12, 12 + 2 16। इसके आगे 3d भी ऑर्बिटल होता है इसका, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन खाली होता है पूरा पूरा। तो आपका जो कंडक्शन बैंड आ गया, मतलब वैलेंस बॉन्ड बैंड ये हो जाएगा जो बाहर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप, यहाँ पर क्या आ गया, वैलेंस बैंड, ठीक है। अगर यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में बात करें तो दो में आ गया, एक आ गया आपका 3s, आ गया 3p। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस बैंड होता है वो नीचे होता है, कंडक्शन बैंड वाला ऊपर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप रहता है, तो इलेक्ट्रॉन फिलअप के कारण भारी होता है, हैवी होता है, वो नीचे आ जाता है। तो 3s वाला आ जाएगा यहाँ पे, 3p वाला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3s बोल दीजिए, 3p बोल दीजिए। ये आपका क्या, वैलेंस बॉन्ड बैंड। अब कंडक्शन बैंड होता है ऊपर में, ठीक है। ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, इस दोनों के बीच में जो गैप होता है इसको बोलते हैं हम लोग फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप, फॉरबिडन या एनर्जी गैप, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में बात में, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम पहले क्या ले ले, इंसुलेटर ले लेते हैं, फिर सेमीकंडक्टर, फिर लेते हैं कंडक्टर, कंडक्टर। इंसुलेटर के केस में ये जो आपका एनर्जी गैप या इन दोनों में से कोई, एनर्जी गैप बोल दीजिए, फॉरबिडन गैप बोल दीजिए। इंसुलेटर के केस में ये जो गैप रहेगा ये हाई रहेगा, लार्ज रहेगा। एनर्जी गैप इज लार्ज, क्योंकि जो हमको क्या है, कंडक्टिविटी शो करने वैलेंस बॉन्ड से इसमें इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, ये इतना ज़्यादा गैप रहता है कि ये ऐसे इलेक्ट्रॉन जाता है बीच रास्ते में अटक जाता है, तो इसमें जा ही नहीं पाता, कंडक्टिविटी शो ही नहीं करेगा। इसमें केस में क्या होगा, सेमीकंडक्टर के केस में इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं रहता, इतना कम भी नहीं रहता कि सारे इलेक्ट्रॉन चले जाए, इतना डिस्टेंस में रहता है कि इसका कुछ इलेक्ट्रॉन जा पाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है। तो एनर्जी गैप यहाँ पे लो होता है। एनर्जी गैप कितना हो जाएगा, लो। कंडक्टर के केस में, या इसको मेटल में जनरली सब कंडक्टर ये होता है, मेटल के केस में, कंडक्टर के केस में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है वो आपस में ओवरलैप कर देता है, वो उसके बीच के डिस्टेंस 0 हो जाता है। क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप ईच अदर, ओवरलैप बोल लीजिए, उसके बीच के डिस्टेंस 0 बोल दीजिए, ठीक है। ये तो आपका आ गया किसके, एनर्जी गैप के बारे में बात करिए, फॉरबिडन गैप के बारे में बात कर लीजिए। कंडक्टिविटी रेंज के बारे में देख लेते हैं सबका। कंडक्टिविटी रेंज UCT है, कंडक्टिविटी रेंज। कंडक्टिविटी रेंज देखे तो जो इंसुलेटर होता है इसका कंडक्टिविटी होता है 10 के पावर -22 10 टू द पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका होता है आपका जो सेमीकंडक्टर होता है, इसका होता है 10 के पावर -6 टू 10 के पावर 4। इसमें क्या जाएगा, इसमें भी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसमें क्या है 10⁴ टू 10�7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये आ गया आपका क्या, बैंड थ्योरी, मतलब वैलेंस बॉन्ड कंडक्शन बैंड के बीच में गैप की वजह से हम डिफाइन कर पाते हैं कोई इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है, ठीक है। तो इंसुलेटर कंडक्टिविटी रेंज देख लिए। कंडक्टिविटी रेंज का जो क्या बोलते हैं यूनिट है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करें, यहाँ पे देखिए
जो कंडक्टर मेटल होता है, मेटल तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें कंडक्टिविटी इजीली शो कर लेता है। इसमें कंडक्टिविटी शो ही नहीं करेगा। मेनली जो हम देखेंगे ना कंडक्टिविटी कहाँ कैसे शो करता है सेमी कंडक्टर में, वो एन टाइप पी टाइप इसी में आता है। कैसे बनता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।